नमस्कार। चुनाव में अब सिर्फ 9 महीने का समय बचा है और घरेलू इकोनॉमी पटरी से उतरती ही जा रही है। इकोनॉमी को बचाने के उपाय एक के बाद एक नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। रुपए की गिरावट थामने का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। एविएशन में विदेशी निवेश मंजूर कर दिया गया, लेकिन जेट और एतिहाद का मामला फंसता हुआ दिख रहा है। पावर और फर्टिलाइजर कंपनियों को कोयले और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। गैस की कीमत पर कैबिनेट के फैसले के बाद भी वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच कंफ्यूजन और खींचतान बना हुआ है। जब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तेज सुधारों की जरूरत है, तब सरकार को फूड सिक्योरिटी बिल को पहले पास कराने की पड़ी हुई है। हालत कितनी खराब है और इसको ठीक करने के सरकारी उपाय कितने गलत हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, फर्स्टपोस्ट.com के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन और CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर शिरीन भान। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए शिरीन, पहला सवाल आपसे कि इस वक्त जब लगता था कि 5% का ग्रोथ, 10% इन्फ्लेशन और अब रुपया 65 रुपए, डॉलर के सामने 65 का रुपया, जब ऐसी हालत हमारी हो रही है, वैसे में सरकार के जितने सिग्नल देने की कोशिश थी, मूड ठीक करने की कोशिश थी, वो सब बेकार होते हुए दिख रहे हैं। हालत कितनी सीरियस है? हालत काफ़ी सीरियस है, काफ़ी गंभीर है संजय जी। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से अभी एक डेस्परेट सिचुएशन बना हुआ है, वित्त मंत्री है, कॉमर्स मिनिस्टर है, अभी वॉशिंगटन गए हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इन्वेस्टर्स को वो किया जाए, भारत में FDI लेके आने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग करी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन वहां पर भी जिस प्रकार के सुझाव हमने देखे हैं, वो 12 से 18 महीने की अगर रन रेट लेके चलेंगे तो तब उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म जिस प्रकार की एक क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत है अभी, और क्या वो सुझाव हो सकते हैं, उस पे भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस प्रकार से फेड ने जो अपना अनाउंसमेंट किया है, उसके वजह से जो जिस प्रकार की आउटफ्लो हो रही है FII मनी की भारत से, उसके वजह से प्रेशर पड़ रहा है रुपए पर, तो टाइमिंग भी थोड़ी सरकार के लिए खराब चल रही है। तो क्या वो इमीडिएट सुझाव हो सकते हैं? ऐसा कोई शॉर्टकट मामला तो नजर में नहीं आ रहा है। तो डेस्परेट सिचुएशन है, क्राइसिस तो है, क्राइसिस सिचुएशन है और सरकार के उपाय, हालात बेकाबू हैं और वो जो उपाय हो रहे हैं वो काम नहीं आ रहे। जगन्नाथन साहब, अभी सरकार ये कहते हुए दिख रही है कि FDI लाना जरूरी है, तो हम ये यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नैरेटिव बदल गया है। नैरेटिव ये बदला है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर की टोटल टूट फूट गई है, ब्रोकन है कंप्लीटली। और अभी जब रुपया इस तरह का कमजोर हो रहा है, तो एक्सपोर्ट पर फोकस करके आपको कमाई करने की जरूरत है। जैसा शिरीन ने बताया कि FII का पैसा बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। आपकी नजर में हालत कितनी खराब है? हालत तो बहुत ख़राब है, इसलिए कि आप जब विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है तो आप वॉशिंगटन जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक यहाँ के बिग बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो विदेशी लोग कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके ही तो एंटरप्राइज में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो तो अलग अलग कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने वाले हैं। इसलिए वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो करना है वो आप कीजिए। आप लोकल इंडस्ट्री और बिजनेस और लोकल सेवर्स और इन्वेस्टमेंट उनको कुछ कीजिए। वो अगर करेंगे तो विदेशी मुद्रा अपने आप आ जाएगी। आपने तो उल्टा किया वो कि शॉर्ट टर्म फ्लो मंगाया और अभी शॉर्ट टर्म फ्लो चला गया बेन बर्नांके के एक स्पीच से। ये तो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। संजय जी, आपने दो बहुत ही निष्पक्ष राय सुनी कि हालत कितनी खराब है और उसके जो इलाज होने हैं वो गलत हो रहे हैं। जब आपको यहाँ की चीज़ें ठीक करनी है तो आप FDI को लाने की बातें कर रहे हैं। इल्ज़ाम यह है मेरा आप पर, ऐसा लगता है कि कांग्रेस और UPA सरकार ने मान लिया है कि अब चुनाव तक कोई काम तो होना नहीं है, इसलिए काम करते हुए दिखते हुए नजर आना है और कोई सीरियस प्रॉब्लम है नहीं हमारी लाइफ में। संजय जी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार काम कर रही है। सरकार की चिंता है कि कैसे ग्रोथ को बढ़ाना है और रुपए का अवमूल्यन कैसे रोकना है, बजट के घाटे को कैसे नियंत्रित करना है, इस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन जो पूरी व्यवस्था है, पूरी जो इस समय की जो स्थिति है, वो सिर्फ हमारे नियंत्रण में नहीं है, किसी का नियंत्रण में नहीं है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और ऐसे में जब हमारे रुपये पे मार पड़ रही है, तो ये रुपये पे मार पड़ना मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी की समस्या है, किसी सरकार की समस्या नहीं है। ये देश का एक बड़ा संकट है।
मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे आतंकवाद एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ संकट है, इसके खिलाफ पूरे देश को लड़ना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जब रुपया टूट रहा हो तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या, और ऐसे में सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। उसके क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं आरोप लगा रहा हूं सब लोग मिलजुल के काम नहीं कर रहे, उसके दो उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार से अपोजिशन पार्टियां सिर्फ इसको मुद्दा बना के सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही हैं, उसके बजाय अपोजिशन पार्टियों की तरफ से एक सुझाव आना चाहिए कि रुपये को अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम। उनके पास कुछ आइडिया है, कुछ सुझाव है। एक दूसरा, हमारे देश के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको अमेरिका में इन्वेस्ट करने की फुर्सत है, $1-1.5 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, उन उद्योगपतियों की भी समस्या है। तो अगर हम FDI को लाना चाहते हैं तो आएगा कैसे, जब हमारे उद्योगपति खुद दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन उद्योगपतियों के सामने राष्ट्रवादी विचारधारा रखने का एक समय आ गया। संजय जी, आपके इस हुकूमत से परेशान होकर के बेचारे मजबूरी में जा रहे हैं और आप नाराज हो रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। रुपए के अवमूल्यन पर कुछ किया जाए या नहीं किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट सुधांशु मित्तल जी का हम ले लेते हैं यहाँ पर कि क्या ये जो बात कह रहे हैं कि अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव तौर पर इस वक्त ज्वाइंट एक्शन करने की जरूरत है और अगला जो मानसून सेशन आ रहा है उसमें कुछ बिल पर बिना किसी शर्त के ऐलान करने की जरूरत है कि हम कांग्रेस की मदद करेंगे? ऐसा है, गुनाह किसी के मरे किसे बजा रहे, गुनाह तो सरकार के करे हुए हैं। अर्थव्यवस्था को वोट बैंक इकोनॉमिक्स की वजह से उन्होंने ध्वस्त कर दी और आप विपक्ष पर इल्जाम दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। इससे आप सोचते हैं कि कोई विपक्ष की तरफ से कोई समर्थन और सहयोग की आप उम्मीद कर सकते हैं? अरे असलियत जानिए साहब, अच्छी भली चलती हुई अर्थव्यवस्था को सिर्फ बेकारण से आपने डीरेल कर दिया। मैं चालू करता हूं, एक एक चीज गिनवाना चालू करता हूं। आप सारा वोडाफोन वाला केस देख लीजिए। देखिए, आप सब ध्यान रखिए कि एक जमाना था ब्रिक को लेके देश में कितना, विश्व में कितना उत्साह था। भारत उन डेस्टिनेशंस का पार्ट था जहां पे लोगों को लगता था कि ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सबसे बड़ा। देखिए, और इसके लिए अपॉर्चुनिटी को जब अगर आपको सस्टेन करना होता है तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जिसको कहते हैं वो क्रिटिकल होता है। आपको उस सरकार की नियत और नीति दोनों पे विश्वास होना चाहिए, तब आप वहां पे जाके निवेश करेंगे। सर, ये मुद्दा आपने अच्छा उठाया। आपकी लिस्ट के बाकी पॉइंट हम बिल्कुल पक्के तौर पर सुनेंगे, लेकिन आपने चूंकि वोडाफोन का एक अच्छा उदाहरण दिया है, संजय जी, आप भी इस मामले से नजदीकी से आप इसको वॉच कर रहे हैं या जानकारी रखते हैं, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, इतनी मनमर्जी, ऐसा आर्बिट्ररी तरीका, उसके बाद आश्वासन दिया गया और अब जब हम उम्मीद कर रहे थे कि एक साफ संकेत देंगे, जब तक वो नहीं देंगे तब तक वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनको डर वोडाफोन जैसे उदाहरणों का सता रहा है। क्या सरकार आने वाले दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले इस पर सफाई देगी? देखिए, सबसे पहले तो जो गार के सारे प्रोविजन है उनको 2014 या 16 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। एक, जहां तक वोडाफोन का विषय है, वोडाफोन का पूरा केस मतलब कहीं ना कहीं वोडाफोन की दादागिरी थी साहब। आप एक हिंदुस्तान से बाहर कोई एक कंपनी काम कर रही है, हिंदुस्तान के मार्केट में धंधा कर रही है, हिंदुस्तान से कमाई कर रही है, वो बाहर की कंपनी किसी तीसरी कंपनी को अपना पूरा बिजनेस बेच देती है और उसके ऊपर बड़ा एप्रिसिएशन लेके निकलती है, और आप कहते हैं कि भारत सरकार को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है ये कुछ ज्यादती थी। हाँ, इसके ऊपर आमने सामने बैठ के एक रास्ता निकाला जा सकता था। मैंने जो अपोजिशन के बारे में बात की उसकी बात समझिए। आज अगर रुपए का डिवैल्यूएशन होता है, 1 रुपया अगर डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया कम होता है तो 8,000 करोड़ से ज्यादा महंगा हो जाता है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल। अभी जो 8,000 करोड़ रुपए का ज्यादा भार पड़ेगा वो हिंदुस्तान के हर नागरिक पे पड़ेगा, और जब हिंदुस्तान के हर नागरिक की आर्थिक सुरक्षा का संकट आता है तब तमाम पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, तमाम उद्योगपतियों को मिलकर काम करना चाहिए, कि क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। पूरा अमेरिका, यूरोप पूरा तबाह हुआ पड़ा है। अमेरिका ने जो एक स्टिमुलस पैकेज के नाम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं, देखिए संजय जी, उसका असर, उसके असर के स्वरूप, संजय जी माफ करिएगा, ये जो बहाना है, 1 मिनट माफ करिएगा, अब दोनों अभी एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, वो ये है कि ये ग्लोबल फैक्टर को ब्लेम करके अपनी जो गलती है उसको छुपाने की कोशिश हम लोग क्यों करते हैं, इस पर भी आप दोनों से सवाल होंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर के अभी तुरंत इस चर्चा में वापस लौटते हैं।
सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है संजय निरुपम, सुधांशु मित्तल, आर जगन्नाथन और शिरीन भान से कि आर्थिक संकट कितना गहरा है और सरकारी उपाय कितने काफी या नाकाफी। सुधांशु जी, संजय जी ने जो कहा है उस पर आपका कमेंट लेने के लिए मैं आऊंगा, लेकिन चूंकि चर्चा अभी वोडाफोन की चली थी और हम बिजनेस चैनल के नाते उसको एक केस स्टडी के तौर पर रखते हैं, तो शिरीन इसको बहुत क्लोजली वॉच करती रही हैं। शिरीन का एक कमेंट इस पर लेते हैं, फिर सुधांशु जी के पास चलते हैं। जी संजय, जैसे इस पे तो काफी चर्चा हो चुकी है। आप चाहे कहिए कि गवर्नमेंट की मनमानी थी कि किसी प्रकार से वोडाफोन से टैक्स लिया जाए, तो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट में लेके आए, लेकिन अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है, कैबिनेट का अप्रूवल है कि एक कंसिलिएशन प्रोसेस होना चाहिए। पार्थसारथी शोम यहां तक बोल चुके हैं कि उनकी रिकमेंडेशन है, उनकी राय ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो अमेंडमेंट था जो फाइनेंस एक्ट में है उसे खारिज कर देना चाहिए। अगर सरकार उस हद तक जाती है तो क्या बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी कि नहीं? क्योंकि सुधांशु मित्तल जी अभी खुद कह रहे थे कि वोडाफोन की वजह से एफडीआई आना बंद हो गया, तहस नहस हो गई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूटी, तो क्या बीजेपी सपोर्ट करेगा अगर सरकार उस हद तक आएगी? बिल्कुल। शिरीन ने जो सवाल पूछा सुधांशु जी, आपको उसका जवाब देना चाहिए और संजय जी भी यही कह रहे हैं कि आइए हाथ मिलाइए, मिल करके काम करते हैं। तो अगर ये अमेंडमेंट आए पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से वोडाफोन के मसले पर, बीजेपी समर्थन करेगी? शिरीन जी और संजय जी, आप चीजों को आइसोलेशन में लेके प्रश्न पूछ रहे हैं। इसको आइसोलेशन में नहीं लीजिए, सारी व्यवस्था और सारे आचरण और सारी नीति को समझिए। कोई एक चीज जो होती है उससे सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। मैंने जैसा कहा कि लोगों को आज सरकार की नीयत और नीति दोनों में ही क्योंकि शक है, इसलिए बाहर से कोई आने को तैयार नहीं है। और ये पहला एक समझ लीजिए कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो होती है इन्वेस्टर के लिए क्रिटिकल है। यहां तो कब आप क्या बदल दें कोई भरोसा नहीं है। आज सरकार की विश्वसनीयता क्योंकि खत्म हो गई है, ये सबसे बड़ा कारण है। पर सुधांशु जी, अगर मैं आपसे एक और सवाल, ठीक है, अगर हम आइसोलेशन में वोडाफोन का मामला नहीं ले, लेकिन अगर हम दो दूसरी बातों पे बात करें, जीएसटी पे प्रणब मुखर्जी के टाइम से चर्चा चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी। अब सुशील मोदी तो रहे नहीं, उनके एम्पावर्ड पैनल के चर्चे में लग रहा था कि जीएसटी अब हो जाएगी। अगर जीएसटी हो जाती तो इंडियन इकोनॉमी को कितना बेनिफिट होता, कितना लाभ होता, ये सबको मालूम है। वहां पर बीजेपी ने वापस मुंह फेर लिया कि जीएसटी भी नहीं होने देंगे। एफडीआई की अगर हम बात करें तो एफडीआई, बीजेपी कहती है एफडीआई हम उसके सपोर्ट में है, लेकिन एफडीआई रिटेल की बात करें तो उस पर आप मुकर जाते हैं। श्री जी, आप गलत चीज पे जा रही हैं। एक और मैं बताता हूं, अर्थव्यवस्था की जब चर्चा हो रही है तो इसमें आम सहमति बनाई जाती है। इसमें चर्चाएं करके विपक्ष को भरोसे में लेके चीजें करी जाती हैं। मैंने एक शब्द इस्तेमाल करा था, वोट बैंक पॉलिटिक्स की जगह यहां वोट बैंक इकोनॉमिक्स हुई है। मेरा जो सबसे बड़ा इसमें दर्द है वो ये है कि अर्थव्यवस्था पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने क्या करा है, चलती हुई इकोनॉमी को धक्का दे दिया वोट बैंक इकोनॉमिक्स के चक्कर में। आपने जो साउंड फंडामेंटल्स होते हैं इकोनॉमी के, उन सबको खराब कर दिया और आज भी यही कर रहे हैं। आज भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ये फिर खराब कर रहे हैं, ये देखते हुए कि आज ये महंगाई कहां जा रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या, अभी इन्होंने क्या देखी, कितनी सिंपलिस्टिक बात कर दी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका भी है, यूरोप भी है। हम लोग ना केवल डॉलर के खिलाफ डिवैल्यूएट हुए, हम हर करेंसी के खिलाफ डिवैल्यूएट हुए। ये करेंसी वाला मसला बड़ा महत्वपूर्ण है जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। और संजय जी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय मसला है और वही कह रहा हूं। नहीं, एक मिनट, उन्होंने ये भी कहा सर, उन्हें आप ही की बात बढ़ा रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों को मिलकर सोचना चाहिए कि इसके अवमूल्यन को कैसे रोका जाए। दोनों का आचरण देखिए ना सर, यही खतरा है। अभी तक वित्त मंत्री का क्या आचरण है कि उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सामने समस्या रखे उनसे विपक्ष की बात करिए, कोई करी है क्या? जी, आप फिर आते हैं यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े भाषण झाड़ना और आपका आचरण बिल्कुल ही विपरीत हो, ये ठीक थोड़ी है। बिल्कुल। एक क्रिटिकल बात जो कि सरकार से ध्वनि आ रही है, संजय जी ने भी उसको रिफ्लेक्ट किया, वो ये है कि रुपए के अवमूल्यन को रोकना चाहिए, ये क्राइसिस है। माफ करिएगा, आपको अचानक इस तरीके से दखल देने की जरूरत नहीं है। इस बाजार में आप इस रुपए के अवमूल्यन को, सेबी और आरबीआई ने जो एक्शन लिए उससे आप नहीं रोक पाए हैं, वो फेल हो गया है। जगन्नाथन जी, क्या रुपए के डिवैल्यूएशन को रोकना सरकार की चिंता होनी भी चाहिए? देखिए, जब तक रुपये या जब डॉलर 60 पे पहुंच गया है तो ये टर्निंग पॉइंट है इकोनॉमी के लिए। अगर सरकार सही चीज़ करेगी, यहाँ से इकोनॉमी का सुधार स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उनका ध्यान रुपए पे नहीं होना चाहिए, पॉलिसी पे होना चाहिए। आपको पहले एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहिए। अभी 60 में अगर एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम है।
दूसरी बात यह है कि आपने तेल का दाम जनवरी में जितना बढ़ाया और 8 रुपए की घाटे में डीजल जा रही थी, अभी वापस वहीं पहुंच गया है। अगर आप ये 50-50 पैसे करके जब ना घर में आग लगी है, अगर आप बूंद बूंद पानी डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको सीधा करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि तब बाजार और इन्वेस्टर्स को ये आश्वासन मिलेगा कि ये सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। ये 50-50 पैसे में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आप जनवरी में 8 रुपए का घाटा था, फिर 3 रुपये हुआ, अभी वापस 8 पे आ गया। इसलिए आप कैसे ये सब फिक्स करेंगे? आपको वेरी डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। जी संजय जी, एक क्लासिकल एक थ्योरी है गुमराह करने वाली। एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए। अरे भाई, आपका इंपोर्ट का जो बिल है वो एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है। आप पहले ये चिंता करिए। आप जो कहते हैं कि रुपए की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो क्या है, अरे भाई मेरा रोज का जो आयात है वो जब महंगा हो जाएगा और मेरा निर्यात जो है वो कम है, तो मेरा तो घाटा ही घाटा है, तो मुझे अपने रुपए की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो बार बार थ्योरी बेची जाती है, मुझे आज तक इस नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारा बहुत इकोनॉमिक्स तो मैंने भी पढ़ी है। नहीं सर, आपने बिल्कुल पढ़ी है। हमारा पॉइंट सिंपल है कि ये जो रुपए का क्राइसिस मैनेजमेंट, नहीं, पॉइंट ये है सर कि रुपए के क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जो पैच वर्क, मोर इंपोर्ट एंड लेस एक्सपोर्ट, देन यू हैव टू वरी अबाउट द वैल्यू ऑफ योर रूपी। हाउ कैन यू बी ऑब्लिवियस ऑफ इट? और यहां सब लोग ये समझाएंगे आपको, अरे नीति, पहले तो रुपए की चिंता करिए ताकि और घाटे ना हो जाएं। जी जगन्नाथन जी, आप का घाटा कितना कहां पहुंच गया? आप अपना इकोनॉमिक्स का ज्ञान मैच करेंगे इनके साथ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप रुपए की आप जो कॉजेस हैं, रुपए जिस कारण से वो गिर रहा है, अगर वो फिक्स करेंगे तो रुपया अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुपया 60 पे रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल एक दिन में नहीं होगा, और यही शिकायत हमारी है। सुधांशु जी, आपकी और हमारी शिकायत बिल्कुल कॉमन है, और वो ये है संजय निरुपम जी की सरकार से कि आपने जो लॉन्ग टर्म कदम उठाने थे वो नहीं उठाए। अभी रुपए के डिवेल्यूएशन में भी जो पैच वर्क कर रहे हैं वो आपका चल नहीं रहा है, पैच वर्क चल नहीं रहा है। संजय जी से इसका जवाब मांगेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सारे कदम गलत उठा रहे हैं। चर्चा के आखिरी हिस्से में संजय जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा, और सीधा सवाल यह है कि एनर्जी सबसे बड़ी क्राइसिस है हमारी, और उसके इंपोर्ट को रोकना जरूरी है। अभी जगन्नाथन जी ने समझाया कि टुकड़ा टुकड़ा में जो कीमत कम की उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, नंबर एक। नंबर दो कि ऑयल गैस मिनिस्ट्री गैस की प्राइसिंग पर लेकर के वित्त मंत्रालय ने कल जो बात कही, आज जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन दिया, अभी तक कंफ्यूजन और क्लैरिफिकेशन का दौर चल रहा है। और तीसरा ये कि एफडीआई के फ्रंट पे जेट इत्तेहाद की डील भी मेस में नजर आ रही है। एक मंत्रालय ने क्लियर किया, अब कैबिनेट में जाएगा, वहां से क्लैरिफिकेशन होगा। हर नेगेटिव सिग्नल जो संभव है आपकी सरकार दे रही है। संजय जी, देखिए, ये बात आपकी सही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर के जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम नहीं है और पक्का प्रोग्राम नहीं है। क्या होता है, आपका ऑयल पुल डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, कभी वहां पर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, कभी घट रही है, उसका जो फ्लक्चुएशन है बहुत तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे में समय समय पर एडजस्ट करने के लिए जो अंडर रिकवरीज हैं उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और बेहतर करना चाहिए। आपका जो जेट इतिहाद के बारे में जो सवाल है उसका थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा संजय भाई, उसका मैं एक बैकग्राउंडर देता हूं आपको। ये पूरी क्राइसिस शुरू हुई है 2010 से। 2008 में जब पहली आर्थिक मंदी आई, उस आर्थिक मंदी में जब दुनिया के सारे बड़े बड़े देश तबाह हो गए, तब हिंदुस्तान बहुत अच्छे ढंग से निकला। उसके दो कारण थे, एक तो स्टिमुलस पैकेज था और एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा क्लाइमेट था यहाँ पे। 2010 आते आते, आप माफ करिए मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि आपको ये बोलने का हक नहीं है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट और रिपोर्टों के बाद जिस प्रकार से ड्रामा तमाशा उत्पात मचाया गया, उससे और कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में जो निवेश की जो एक क्लाइमेट थी उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ा, और वहीं से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा। उसके ऊपर से क्या हुआ, 2011-12 आते आते, एक बार रुकना संजय भाई, 2011-12 आते आते आर्थिक मंदी का एक सेकेंड फेज शुरू होता है, दूसरा दौर शुरू होता है। जब दूसरा दौर शुरू हुआ तब तक हम अपना स्टिमुलस पैकेज बंद कर चुके थे, क्योंकि लोगों ने कहा साहब 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज दे रहे उद्योगपतियों को, इसका क्या मतलब है। तब तक आयात और निर्यात का जो पूरा गैप है, करंट अकाउंट डिफिसिट है, वो बढ़ गया था। हमारी जो बजटरी डिफिसिट थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जीडीपी 2010 तक ठीक ठाक था, उसके बाद प्रभाव में आया। तब तक जो एफडीआई का जो पूरा क्लाइमेट था वो खराब हो चुका था। ऐसे में पहली बार एक बड़ा एक जेट ने इतिहाद के साथ डील करके एक बड़ा पैसा लाने का प्रयास
किया है। अब इस पैसे को लाने को जिस तरीके से स्कैन कर रहे हैं हम कि कैबिनेट का अप्रूवल नहीं है जी, इस अपोजिशन ने बोला कि ये गलत है जी, वो नेता ने बोला ये गलत है जी, सरकार कहीं ना कहीं साफ सुथरे ढंग से पेश आने के लिए उस पर कार्रवाई कर रही है, इससे और कुछ नहीं होगा। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे परेशान होंगे। बिल्कुल वही तो हमेशा एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में रहते हैं, सोचते नहीं कि हमारे देश का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। इसीलिए सरकार को बिल्कुल मना कर देना था कि ये सफाई और इसमें डिले बिल्कुल नहीं चलेगा। सुधांशु जी, आपने इनकी एनालिसिस सुनी संजय जी की, काफी कन्विंसिंग है एक तरीके से। तो संजय भाई, एक कहावत थी, जेब में नहीं जाने अम्मा चली बुनाने। आज अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है और ये नई नई स्कीमें अनाउंस करने में लगे हुए हैं जी। ये क्यों, मैंने कहा ना, ये वोट बैंक इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। और इस इकोनॉमिक्स के ट्रैप में, इस इकोनॉमिक्स के ट्रैप में आप आएंगे और फूड सिक्योरिटी बिल का। एक मिनट आपसे खत्म कर लूं संजय भाई, एक मिनट मैंने आपसे एक सवाल मिनट बचा है सर, बोलिए 30 सेकंड। का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसको रोकने का आपके पास क्या सुझाव है? एक लाइन में सुझाव दीजिए। आप कैसे रोक सकते हैं जब दुनिया में इतनी बड़ी एक आर्थिक तबाही चल रही हो? सरकार की विश्वसनीयता, भाषण है, ये सब भाषण बंद करिए। विश्वसनीयता, नीति और नियम, इससे अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। सुधांशु जी बोलिए, बोलिए। सुधांशु जी का समय है भाई, बोलिए। अब आपने बोल लिया, मेरी भी सुन लीजिए। बोलिए। सारा प्रश्न जो है विश्वसनीयता का है। आज हिंदुस्तान का उद्योगपति आपके पीछे खड़ा होने को तैयार नहीं है। आज एफआईआई आपके पीछे खड़े होने को तैयार नहीं है। आज विपक्ष आपके साथ खड़े होने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था के बारे में असली अंदाज यही लेने की कहता हूं मैं जी। सुधांशु जी, माफ करिएगा, समय की कमी है, लेकिन यही अंदाज लगाने के लिए हम यहाँ बात करने के लिए आज बैठे थे कि मॉनसून सेशन आ रहा है। सबसे बड़ा एजेंडा कांग्रेस का फूड सिक्योरिटी बिल और इधर बढ़ती हुई इकोनॉमिक क्राइसिस। आने वाले हफ्तों में क्या होगा, इसका फाइनल एक एक लाइन का टेक अवे शिरीन और जगन्नाथन से। शिरीन, मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी फूड सिक्योरिटी बिल पर सहमति देगी गवर्नमेंट को। आज एक मीटिंग हुई है समाजवादी पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव की और प्राइम मिनिस्टर की, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन बीजेपी ने तो अपनी राय साफ कर ही दी है कि फूड सिक्योरिटी बिल इस हालात में तो वो आने नहीं देंगे। बिल्कुल। और संजय जी और सुधांशु जी जो अच्छे दोस्त हैं, आपस में जैसी बातें कर रहे हैं, उसमें भी इस सेशन में कोई काम नहीं होने वाला। इस सेशन में नहीं, चुनाव तक कोई काम नहीं होने वाला। नहीं, काम तो होगा एक बार, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का जस्टिफिकेशन यही था कि ये लोग डिसरप्ट कर रहे थे, इसलिए हमने ऑर्डिनेंस लाई है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ये लोग डिसरप्ट नहीं करेंगे संजय भाई। लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी बिल में बाधा नहीं डालेंगे बीजेपी। जी बिल्कुल। संजय जी माफ करिएगा, मेरे प्रोड्यूसर का सख्त आदेश है कि कार्यक्रम का मेरा समय समाप्त हो गया। एक लाइन बोलता हूँ जी, एक लाइन बोलता हूँ जी, एक लाइन में बोलता हूँ। 4-5 महत्वपूर्ण विधेयक पेंडिंग पड़े हैं। एक फूड सिक्योरिटी बिल जो अधिनियम के तौर पे आ गया है, अध्यादेश के तौर पे आ गया है। दूसरा लैंड एक्विजिशन, जीएसटी, तीसरा डायरेक्ट टैक्स कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट। इन तमाम विधेयकों को भारतीय जनता पार्टी को भारत के हित में, देश के हित में, जनता के हित में समर्थन करना चाहिए। इंशाअल्लाह पास कराइए, इंशाअल्लाह पास कराइए। ऑन एयर सुधांशु मित्तल से आपको हम लड्डू खिलवाएंगे। से कहिए इनके बारे में आम सहमति बना ले, वो नेता प्रतिपक्ष को बुला के कहें इसमें क्या क्या करना है अपने को, उसके हिसाब से आम सहमति बना ले, ये सारी हो जाएगी। आप जो है अहंकार में अपना सत्ता का चला रहे हैं, आप बात करें बिना चीजें कर रहे हैं जब आपके पास मैंडेट नहीं है लोगों का। तो इसलिए मेरा कहना, अगर वाकई बिल्कुल 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 पार्लियामेंट्री मैनेजर्स के पास ये न्योता बातचीत करने का आएगा। सुधांशु जी, संजय जी आपको इनविटेशन भिजवाना चाहिए और विपक्ष के साथ इज्जत के साथ बात करना चाहिए। आपका समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।